अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे रिक्वेस्टेड रीजनिंग का सेकंड पार्ट। तो उसका पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई द बॉडी कैविटी ऑफ नाइजीरिया कॉल्ड एज सीलेंट्रोन। बॉडी कैविटी जो होती है नाइजीरिया की, उसको कहते हैं सीलेंट्रोन। देयर बॉडी हैज अ सिंगल ओपनिंग एंड एनक्लोजेज अ होलो कैविटी। उनकी जो बॉडी होती है ना, उसके पास एक सिंगल ओपनिंग होती है और अंदर एक कैविटी बनी हुई होती है, जिसे कहते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी यानी कि सीलेंट्रोन। अब यहाँ क्या क्या होता है कि डाइजेशन जो होती है और गैस एक्सचेंज का प्रोसेस दोनों एक साथ इसी कैविटी में हो जाता है। बिटवीन ऑर्गेनिज्म सेल्स एंड वाटर इन कैविटी टेक्स प्लेस। अब जो ऑर्गेनिजम्स के सेल होते हैं, जब कैविटी में वाटर आता होता है, उसके आपस की एक्सचेंज भी वहीं हो रही थी, सारा काम वहीं हो रहा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सेगमेंटेशन जो होती है एनालिट्स की, उसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्यों कहा जाता है, तो इसकी सेगमेंटेशन को मेटामेरिक इसलिए कहता है। मेटामेरिक यानी कि एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरह से डिवाइड हुआ हुआ है, यानी कि इनकी जो सेगमेंट्स होते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल वो जुड़े हुए होते हैं, यानी बिल्कुल डिवाइड हो जाते हैं। हत्ता कि उनके जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि एक्सक्रीटरी या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो हर सेगमेंट्स में पूरे मौजूद होते हैं, यानी कि रिपीट हो रहे होते हैं। एक सेगमेंट में पूरा सेट मौजूद होता है रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम का, फिर अगले सेगमेंट में पूरा मौजूद होता है। ऐसा नहीं होता कि साथ साथ चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू है। सही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हाउ डज मोलस्क ट्विस्ट देयर बॉडी एट 180 डिग्री। 180 डिग्री पर मोलस्क अपनी बॉडी को ट्विस्ट क्यों करते हैं। अब क्लास गैस्ट्रोपोडा जो होती है, यानी हम फाइलम मोलस्का की भी जो क्लास गैस्ट्रोपोडा होती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो अपने विसरल मास को जो है 180 डिग्री पर रोटेट कर लेते हैं, जिसको कहते हैं, यानी जिस फिनोमिनन पे वो रोटेट करते हैं उस चीज को कहते हैं टॉर्जन, और एसिमेट्रिकल बन जाते हैं, यानी कि उनकी सिमेट्री जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम उन्हें एक कट करें तो वो इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं होंगे। फिर देन उसके बाद और दूसरी बात ये कि विसरल मास होता क्या है। विसरल मास वो चीजें होती हैं जो एक बम्प सा होता है ना, जैसे वो स्नेल वगैरह का, उसके अंदर सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये सारी चीजें मौजूद होती हैं, उनको कहते हैं हम विसरल मास। ठीक है। तो वो इस तरह से रोटेट कर जाता है और फिर जो है ये वाले हम के अंदर आ जाता है ना, जो शेल होता है, शेल के अंदर आ जाता है ये सारा विसरल मास रोटेट करके। इस तरह इसका फायदा ये होता है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ना, इसका पहले बैलेंस नहीं होता है, ये उसकी वजह से उनके फॉल ऑफ होने का खतरा होता है। तो जब ये रोटेट कर जाता है तो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेंटर में आ जाता है बॉडी के, और जो है इनका बैलेंस मेंटेन हो जाता है और इनको फॉल ऑफ करने का खतरा जो है वो काफी कम हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है, वाई आर आर्थ्रोपोडा टर्म्स एज आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोडा को आर्थ्रोपोड्स क्यों कहा जाता है, तो आपने पता होना चाहिए कि आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है। अब आपने ये याद रखना है कि आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट्स, यानी जोड़ना और जुड़ा हुआ होना, और जो पोड्स होता है यानी या पोडा होता है, उसका मतलब होता है लेग्स या लोकोमोटरी ऑर्गन मतलब हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको याद दिलाऊं, जैसे हम पढ़ते थे सूडोपोडिया, सही है, जो फॉल्स फुट होता था तो उसमें भी पोड वर्ड आता था ना, तो इस वजह से आपने याद रखना है कि पोडोस का मतलब होता है लेग्स। अब क्योंकि आर्थ्रो हो गया ज्वाइंट और पोडोस हो गया क्या, लेग, तो इसका कंबाइन मीनिंग क्या हो गई, ही ज्वाइंटेड लेग्स। क्योंकि ये एक फीचर होता है आर्थ्रोपोडा के, उनके अंदर मौजूद होती हैं ज्वाइंटेड लेग्स, यानी कि जुड़ी हुई होती है उनकी जो लेग्स होती हैं, तो इस वजह से हम इसे नाम देते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। आपने ये याद रखना है, इसमें बिल्कुल भी नहीं सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। वो पूछेंगे आर्थ्रोपोडा को आर्थ्रोपोडा क्यों कहा जाता है, तो उनके नाम, किसी भी चीज को नाम इसीलिए दिया जाता है, या तो उसका कोई फंक्शन होता है, या तो उसकी मीनिंग से उसका फंक्शन कोई बन रहा होता है, या उनका कोई फीचर पता चल रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, हाउ डज ट्यूब फीट टेक पार्ट इन लोकोमोशन इन इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्मेटा में ट्यूब फीट किस तरह से लोकोमोशन में हेल्प करती है। आपने याद होना चाहिए कि ट्यूब फीट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से ग्रूव मौजूद होते हैं उसके आर्म के अलोंग। फॉर एग्जाम्पल ये स्टारफिश का ग्रूव है, वो आर्म है, तो उसके अंदर यहाँ से बहुत सारे छोटे छोटे ग्रूव मौजूद होंगे, जिसे हम कहते हैं ट्यूब फीट। अब ट्यूब फीट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एम्प्यूला होता है और एक पोडियम होता है, सही है। उसके बाद कह रहे हैं कि जब मसल जो होता है एम्प्यूला का वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और स्क्वीज करता है, यानी ये वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करके स्क्वीज करता है, तो वाटर यहाँ से यहाँ यानी कि पोडियम में ट्रांसफर होता है और पोडियम इलोंगेट करके मूवमेंट करवाता है। अब
इस तरह से जो है आगे आगे बॉडी एक्सटेंड होती है स्टारफिश की, और वो क्या होता है, मूवमेंट परफॉर्म होती है। मैं आपको मोबाइल में भी दिखा देती हूँ एक बार। ये देखें, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये जो पहले तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ट्यूब फीड होती इस तरह की, यानी कि एक स्टारफिश के अंदर देख रहे हैं कितनी सारी ट्यूब फीड्स मौजूद हैं। ये नहीं, कितनी सारी हैं, ये और क्लियरली पता चल रहा है। स्टारफिश है पूरी, इसकी आर्म्स हैं और ये बहुत सारी ट्यूब फीड्स मौजूद हैं, और ये एम्प्यूला है ऊपर वाली साइड पे, ठीक है। अब ये एम्प्यूला मूव किस तरह करेगा, इस तरह, समझ में आया आपको। ये एम्प्यूला यहाँ से स्क्वीज होता है, फिर जो है ये पोडियम जो है आगे की तरफ मूवमेंट करवाता है। इस तरह से लोकोमोशन परफॉर्म होती है इन स्टारफिश या इन एकाइनोडर्म्स, ठीक है। जो मूवमेंट होती है वो कुछ इस तरह लग रही होती है देखने में। इस तरह से स्टारफिश जो है या एकाइनोडर्म्स जो होते हैं वो एम्प्यूला और पोडियम यानी कि जो ट्यूब फीट होता है उसकी हेल्प से लोकोमोशन को परफॉर्म करते हैं। आई होप कि इससे आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारा जो है रीजनिंग रिक्वेस्टेड रीजनिंग क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट जो है खत्म हो जाता है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप फिर भी पूछ सकते हैं कमेंट में। थैंक यू।